को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया कि अपनी बातों को आपके सामने शेयर कर सकूँ मैं। आज हम सभी एकत्रित हुए हैं गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए, जिसका शीर्षक वंदना दीदी ने बताया आप सबके सामने, विज़डम फॉर द डिजिटल एज या डिजिटल संसार के लिए विवेकशीलता। तो ये में हिंदी में आपको उस तरह अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन इसका अर्थ आप समझ जाएँगे। अब हमारे सामने प्रश्न ये उठता है कि डिजिटल एज का मतलब क्या है? विज़डम का मतलब क्या है? और इसकी चर्चा आगे क्या करते हैं? मैं जहाँ तक कोशिश करूँगा कि ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को आसान से आसान भाषा में समझाने का अपना मेरा विनम्र प्रयास रहेगा। आगे आप सभी प्रबुद्ध पार्टिसिपेंट हैं, समझने की आप कोशिश करेंगे और उसके बाद से जो डाउट होगा उसको आप सेशन क्यूरियोसिटी सेशन होगा, उसमें हम लोग वार्तालाप करके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे और मैं भी आपसे कुछ सीखने की कोशिश करूँगा जो आप प्रबुद्धजन जुड़े हुए हैं। पहली बात होती है कि डिजिटल एज का मतलब क्या होता है? एज का मतलब काल समझ सकते हैं, जैसे अपने कल युग, सतयुग कहते हैं या इंडस्ट्रियल एज, जैसे औद्योगिक काल, आपका कृषि कृषि युग था, औद्योगिक युग था, उसी तरह से डिजिटल एज आ गया है। और विज़डम का मतलब जो हमारे अंदर गलत और सही की विवेचना करने की जो शक्ति देता है, उसको विज़डम कहते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या हमें डिजिटल एज में ही विज़डम की ज़रूरत थी कि या कृषि युग में भी और औद्योगिक क्रांति के युग में भी हमें विज़डम की ज़रूरत थी? तो मेरे इस प्रश्न का उत्तर ये है कि कृषि युग और औद्योगिक युग, इंडस्ट्रियल एज और एग्रीकल्चर एज की तुलना में डिजिटल एज की में विवेक की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब एक क्यों विवेक की ज़्यादा ज़रूरत है, इसको समझने की थोड़ा कोशिश करते हैं, फिर हम विषय वस्तु को आगे बढ़ाएँगे हम। अभी देखिए विज़डम की ज़रूरत वहाँ होती है, जहाँ आपके सामने ज़्यादा विकल्प होते हैं। जहाँ कोई विकल्प नहीं है, वहाँ पर आपको कोई रास्ता नहीं है। जैसे कि आप रास्ते पर चलते रहते हैं और किसी ने बताया कि आप इस रास्ते पे चले जाइएगा तो ये आप मंजिल मिलेगी आपको, तो वहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, सीधे चलते रहेंगे आप। लेकिन यदि आपको दुर्भाग्यवश उस रास्ते में चौराहा आ जाता है, हम सभी ने ऐसा महसूस किया होगा, तो चौराहे पर आकर के हम भ्रमित हो जाते हैं कि लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, कि स्ट्रेट जाना है, किस दिशा में जाना है। तो वहाँ पर हमें विवेक की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो आज के ज़माने में आप याद कीजिए बहुत प्रबुद्ध लोग जुड़े हुए हैं। हमारे ज़माने में जब जब मैं स्कूल जाता था, तो उस समय केवल 2 ही साबुन मिला करता था, लाइफ बॉय और रिन। सुपर इन और लाइफ बॉय, 1-2 और साबुन मिलते रहते होंगे, ज़्यादा नहीं। तो उस समय ज़्यादा आपको विवेक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कौन-सा लेना है, कौन-सा नहीं लेना है। देखिए आज आप जाइए कॉस्मेटिक की दुनिया में, डिजिटल की किसी दुनिया डिटर्जेंट की दुनिया में जाइए, तो पचासों ऑप्शंस रहते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि क्या कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है। कहने का मतलब कि डिजिटल एज आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है कि जहाँ पर आपके करियर के लिए, आपके हर चीज़ के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहती है, तो वहाँ पर आपको विवेक की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है, एज़ बनिस्बत की आपके इंडस्ट्रियल एज में और या आपका एग्रीकल्चर एज की तुलना में। अब इस विषय को थोड़ा-सा और गंभीर बनाते हैं हम और आगे देखते हैं कि हमारे घरों में विवेक की ज़रूरत कैसे होती है, माइंड की ट्रेनिंग की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। एक बच्चा जब घर में पैदा होता है और घुटनों के बल चलता है, तो घुटनों के बल जब चलता है तो सपोज़ करिए कि वो चाकू को पकड़ता है, तो माँ उसकी समझती है कि चाकू यदि लड़का उसको पकड़ेगा, तो चाकू से हाथ कट जाएगा, तो उस लड़के को क्या करती है कि उससे चाकू छीन कर रख देती है, उससे बचाव करती रहती है। क्योंकि उसको पता है कि चाकू को इसको यूज़ करने का तरीका नहीं मालूम है। वही बच्चा जब बड़ा होता है, थोड़ा 8 7 8 10 साल का होता है, तो उसको पता चल जाता है कि चाकू को कैसे यूज़ करते हैं। अब वो चाकू को यूज़ करना तो सीख गया, लेकिन उस चाकू को फल और सब्ज़ी भी काट सकता है। लेकिन यदि उस चाकू को जो है आप उस चाकू के माध्यम से वह किसी की हार्म भी पहुँचा सकता है। अब यह दोष चाकू का तो है नहीं, चाकू को यूज़ करने की कला भी मेरे आ गई। तो कौन-सी चीज़ निर्धारित करती रहती है, जो हमें ये बताती है कि हमें इस चाकू का फल और सब्ज़ी काटना है या हमें इसका किसी का हत्या करना है, किसी को हार्म पहुँचाना है। तो वहाँ हमें विवेक की ज़रूरत पड़ती रहती है और आप माइंड ज़्यादा ट्रेन करते हैं, तो आपके उसी चाकू के माध्यम से डॉक्टर सर्जन जो होता है, वो सर्जरी करके किसी की जान भी बचा सकता है। कहने का आशय ये है कि चाकू केवल एक टूल था, नाइफ एक टूल था और उस टूल को यूज़ करने का तरीका आना चाहिए और तरीका यदि आपको नहीं आता है, तो आपको खुद को सेल्फ हार्म पहुँचाएगा। यदि आपको तरीका आ गया और आपको यदि विवेक नहीं है, माइंड ट्रेनिंग नहीं है आपका, तो आप उससे दूसरे को भी हार्म पहुँचा सकते हैं और दूसरे को हार्म साथ अपने को भी हार्म पहुँचा सकते हैं। और माइंड को ज़्यादा ट्रेंड करेंगे आप, तो उस टूल को आप उच्चतर आदर्शों के लिए यूज़ कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हमें विवेक की जरूरत पड़ती रहती है। प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं और आगे देखते रहते हैं कि आगे क्या होता है। अब देखिए इसके जो मेरा प्रेजेंटेशन है वो इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। इंट्रोडक्शन, जिसका परिचय मैं दे रहा हूं मैं, उसके बाद से मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो आधुनिक तकनीकी है वो कैसे जन्म लेती है, इसमें क्या क्या चीज होता रहता है, और उसकी चर्चा करने के बाद से हम द इंटरनेट एंड द डिजिटल एज, उसके प्रसंगों की चर्चा करेंगे। क्या उसकी उपलब्धियां हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या इसकी चुनौतियां हैं, और उसके बाद से सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉक का सेंटर पॉइंट होगा वो ये होगा, ए टूल इज जस्ट ए टूल। इसको समझने की जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद से जो चुनौतियां आ रही हैं उसका सॉल्यूशन क्या है। चुनौतियां तो सही बताते हैं लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं बताता है, तो हम सॉल्यूशन की चर्चा करेंगे। बाद में हम निष्कर्ष पर आएंगे और उसके बाद से मंच खुला रहेगा आपके क्यूरियोसिटी के, जिज्ञासा के लिए। उसके बाद से थैंक्स एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए होगा। तो ये मेरी प्रक्रिया का अंग होगा, इस तरह से लेक्चर फ्लो होगा। आगे देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम टूल्स को प्रॉपर यूज करना जाने। अब प्रॉपर यूज टूल्स का मतलब क्या होता है, ये समझने की बात होती है कि प्रॉपर यूज का मतलब ये होता है कि जिन चीजों के लिए जिस चीज का निर्माण हुआ है उसको उस दिशा में यूज करना और उसका उच्चतम दिशा में प्रयास करके यूज करना। और जब हम टूल्स की यूज करने की बात करते हैं तो उसका रख रखाव, उसकी सफाई, उसका सदुपयोग, ये सारी चीजें आती रहती हैं। चाहे वो टूल्स हमारा कोई मैकेनिकल डिवाइस हो, चाहे अपना कोई हमारा सेंस ऑर्गन की बात, किसी की बात होती है। अब इसको और आगे देख के समझने की कोशिश करते हैं कि भगवान ने हमें एक टूल के रूप में क्या दिया है। जैसे कि अध्यात्म में हम अध्यात्म परिवार से जब जुड़े हुए हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, तो हमारा जो मूल स्वरूप है वो आत्मा है। उसके ऊपर का, उसके बाद अंदर पार्ट मन आता है, माइंड आता है, उसके नीचे बॉडी आती है। तो जो माइंड है या बॉडी है, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, हमें इंस्ट्रूमेंट दिया गया है। और इस बॉडी के अंदर हमें सेंस ऑर्गन दिए गए, ज्ञानेंद्रिया, ठीक है। तो ज्ञानेंद्रियों से हमें क्या होती है, समझ होती है, इंटेलिजेंस होता है, नॉलेज डेवलप होता है। अब क्या कि जो ज्ञानेंद्रिया होती हैं, जो सेंस ऑर्गन होते हैं, जैसे में आंखें हैं, चाहे नाक है, कान है, तो ये जो हमें बाहर से घटनाएं आउटर वर्ल्ड में होती है वो हमें सूचना मिलती है, और उससे हमें अच्छा या बुरा या ऐसे अनुभव होते हैं जो हमको उत्साहित करते हैं या निरुत्साहित करते हैं। इस तरह के आपको मिलता रहता है, अपलिफ्ट करते हैं या नीचे गिराते रहते हैं। तो इस सारे का सारा एक्सपीरियंस ही हमें मिलता है, आउटर वर्ल्ड से मिलता है, वो हमें सेंस ऑर्गन के माध्यम से मिलता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप जो बातें सुनते हैं या जिन चीजों को देखते हैं, यदि उन चीजों को देखने में विवेक नहीं रहा तो आपको आपको बैड भी होगा, आपको बैड आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। और चीजों को देखने में विवेक रहेगा तो आपको गुड एक्सपीरियंस होगा। तो ये सेंस ऑर्गन का यूज टूल प्रॉपर यूज ये होगा, जिसके लिए ये बना हुआ है उसको हम यूज करें। उदाहरण के तौर पर हमारे ऋषि मुनि बहुत वैज्ञानिक थे और उन्होंने अपने जो टूल का जो मैक्सिमम यूज है वो यूज उन्होंने समझाया था। और इसके लिए उन्होंने क्या किया था, जैसे कि मान लीजिए कि हमारी जो वाणी है, तो वाणी को अच्छा बेस्ट यूज किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने शांति मंत्र की स्थापना की, वैदिक शांति मंत्र की स्थापना की। वैसे तो यहाँ पर शांति मंत्र का जो बंदा दीदी बहुत अच्छे तरह से उन्होंने सस्वर पाठ किया। तो इसका मतलब क्या है, जब शांति मंत्र की बात यहाँ कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन हम बंदा दिल से बात शुरू करते हैं। उन्होंने जो शांति पाठ किया, शांति मंत्र का जो पाठ किया, वो क्या है, वो हमारे वाणी का, आवाज का सबसे अधिकतम सदुपयोग है। तो ये अब जो आप देखिए कि जो प्रॉपर यूज ऑफ टूल्स, चाहे हथियार कोई भी हो सकता है। अब इसमें देखिए कौन कौन से टूल्स इसमें आते हैं। जैसे कि हम वाणी है, तो वाणी के माध्यम से आप किसी को शिक्षित कर सकते हैं या किसी को उत्साहित कर सकते हैं, उसको उठा सकते हैं, या इसी वाणी के माध्यम से आप अफवाह फैला सकते हैं या आप गप्पे करते रहते हैं। तो ये वाणी का आपका दुरुपयोग हो सकता है। और सदुपयोग हो सकता है कि आप इसको लोगों को शिक्षित करके, उनको इंस्पायर करके उनको आप ऊंचा उठा सकते हैं। या इसी वाणी का और उच्चतम उपयोग क्या होगा कि हम इसको मंत्र का पाठ करते हैं, मंत्रों को रिपीट कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, या हम इसी वाणी के माध्यम से जो शक्ति अर्जित होती है दूसरे को अभिशाप भी दे सकते हैं। तो ये जो हमारा मन है, मन भी है, हमारे मन को कहाँ यूज कर सकते हैं, ईश्वर को याद करने में यूज कर सकते हैं। या हम इसी मन को जो है ऐसी योजनाएं बना करके कैसे फ्रॉड करें, कैसे लोगों को धोखा दे, इसकी भी योजना बना सकते हैं। तो अब ऐसे आगे बढ़ते हैं। पिछले स्लाइड का आ गया है। अब हमारे अंदर जो हाथ दिया गया है
वो हाथ के इसी हाथ के माध्यम से हम गरीबों की सेवा भी कर सकते हैं या किसी को चोट भी पहुँचा सकते हैं। एक पेन है, वो पेन के माध्यम से हम लेटर लिख कर के किसी को सांत्वना पत्र भी दे सकते हैं, प्रोत्साहन पत्र भी लिख सकते हैं, जो कि अपने जो है दुःख से, निराशा के छूं से उभर सके। या इसके जगह से हम फर्जरी करके, धोखाधड़ी करके चेक पर हम साइन करके और रुपए से पैसा भी निकाल सकते हैं। अभी जो बारूद है, उस बारूद देखिएगा कि बारूद के माध्यम से हमारे सड़क निर्माण में आने वाले बाधाओं को, चट्टानों को तोड़ करके हम गाँव की पहुँच, गाँव जो सड़क की पहुँच है गाँव तक पहुँचा सकते हैं, दूर दराज गाँव पहुँचा सकते हैं। या इसी गन पाउडर जो बारूद है उसका टेररिस्ट यूज करते हुए निर्दोषों को भी मार सकते हैं। और इसी तरह से बिजली है, बिजली से लाइट पैदा होती है, या बिजली से किसी को शॉक दे करके मार भी सकते हैं। तो ये जरूरी है कि ये टूल जो है, हथियार अपने आप में क्या देते हैं और इसका प्रॉपर यूज क्यों नहीं कर पाते हैं, इस बात की हम चर्चा करेंगे हम। तो हमारे लिए बहुत जानना जरूरी है कि प्रॉपर यूज ऑफ टूल्स को हम जाने और सीखे हम। अब आते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये तो हमने जो अभी जो एग्जाम्पल दिया आपका, वो मोस्टली पुराने जमाने की बात थी। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी को समझते हैं कि आधुनिक तकनीकी क्या है। अब इसमें देखिएगा कि आधुनिक तकनीकी में भी जो टूल्स हमें मिले हुए हैं, वह जो टूल्स का डेवलपमेंट हुआ है, वह जो हमारे वैज्ञानिक ज्ञान है और इंजीनियरिंग का है, दोनों के मिश्रण से जो मिलता है उसका तकनीकी निर्माण होता है। साइंटिफिक नॉलेज और इंजीनियरिंग नो हाउ, दोनों का जो इक्वेशन होता है, दोनों के मिलने के बाद से जिस चीज का जन्म लेता है उसको हम आधुनिक तकनीकी कह सकते हैं। अब चाहे वो टूल मानव द्वारा निर्मित हो, जैसे फावड़ा होता है, चाहे कोई भी चीज ले लीजिए, या मॉडर्न टेक्नोलॉजी द्वारा टूल हो, सबका एक उद्देश्य होता है। इस बात को ध्यान से समझिएगा कि हमारे जो सेंस आर्गन है या एक्शंस आर्गन है, ज्ञानेंद्रियां हैं या कर्मेंद्रियां हैं, आप सभी जानते हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, टोटल 10 होता है। और इसका जो टूल्स होते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के, चाहे ह्यूमन मेड हो चाहे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, इसका एकमात्र काम होता है इसकी क्षमता का विस्तार करना। ध्यान दीजिए, क्षमता का विस्तार करना। आइए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि टेलीस्कोप है, जैसे दूरबीन जानते हैं आप। दूरबीन तो जो चीजें दूर के देखने की क्षमता में काम आती है, जैसे तारों को देखना है, सितारों को देखना है, या सैटर्न का रिंग देखना है, बहुत दूर चीजें देखनी पड़ती है, तो इसके लिए हम टेलीस्कोप का यूज करते हैं। टेली मतलब दूर, और वो एस्कोप पर टेलीस्कोप जिसे देखते रहते हैं। और दूसरा होता है माइक्रो, में सूक्ष्म होता है। दूसरा हम सूक्ष्म यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। तो माइक्रोस्कोप में चीजें जो सामान्य आंखों से नहीं दिखाई पड़ती हैं, उसको माइक्रोस्कोप यूज करते हुए बैक्टीरिया, वायरस, इस सब चीजों को हम देख सकते हैं। तो ये क्या करती है, टेलीस्कोप भी हमारा साइंटिफिक टूल हुआ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से टूल मिला, हथियार मिला, और माइक्रोस्कोप के भी एक टूल हुआ। और दोनों टूल के आप क्या उदाहरण बताते हैं कि हमारे आंख की क्षमता का ये विस्तार करते हैं। अब ये टूल नहीं रहता, हमारे आंखें उतनी दूर तक नहीं देख पाती, और चाहे उतनी सूक्ष्म चीजें नहीं देख पाती। बट इन आविष्कारों के माध्यम से हमारी आंख का क्षमता का विस्तार हुआ, हमारे आंख की शक्ति बढ़ी। उसी तरह से बुलडोजर को देखिए आप। बुलडोजर क्या होता है, हमारे भुजाओं का, हमारे पैरों का जो पावर होता है उसको बढ़ाता है। मतलब क्या है, यदि बुलडोजर ना रहे तो हाथ और पैर के धक्का देकर के दीवार को गिराना है, किसी बिल्डिंग को गिराना है, तो बहुत समय लगेगा। लेकिन बुलडोजर आता है और घंटों का मिनटों में करके चला जाता है। तो ये भी टूल हुआ। दूसरा क्या है, साउंड सिस्टम को देखिए। साउंड सिस्टम क्या होता है कि बहुत तेज से आवाज से चिल्लाऊंगा मैं, तो उसके बाद से घर के लोग सुनेंगे या 10-50 लोग सुनेंगे। लेकिन जब लाउड स्पीकर लगा देते हैं तो 100, 150, 300 लोग सुन लेते हैं। तो ये हमारा क्या होता है कि हमारे वॉइस की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है, ये एक्सटेंड करता है। जो वाणी की जो क्षमता है, जो प्रसार की जो क्षमता रहती है। उसी तरह से हियरिंग एड क्या रहता है, जो कानों में लगाते हैं, तो हमारे कानों की क्षमता को सुनने का एक्सटेंशन करता रहता है। इसी तरह से और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आपके सामने कई एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं मैं, ताकि ये आपके बाद में दिल और दिमाग में उतर जाए बात कि टूल का ये इंपॉर्टेंस क्या है और प्रॉपर यूज कैसे करेंगे, इसके बाद में टूल कैसे यूज करता है। न्यूक्लियर पावर चाहे डिजिटल वर्ड हो, सभी टूल्स का एक ही पर्पज है कि हमारी जो पहुंच है, हमारी जो क्षमता है, उसका जो सेंस ऑर्गन्स है या आपके जो एक्शंस ऑर्गन्स है, उसकी क्षमता का, शक्ति का विकास करना। तो ये चाहे कृषि जमाने का हो, चाहे औद्योगिक क्रांति के जमाने का हो, चाहे डिजिटल के जमाने का हो, सारे के सारे टूल्स में एक ही कॉमन बात थी कि वह हमारे ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों के दोनों की क्षमता का विस्तार करते थे।
अब ये जो सारे टूल है इस सभी के साथ जो है वह या तो इसको आप अच्छाई के लिए यूज कर सकते हैं या उसको बुराई के लिए यूज कर सकते हैं। अब इसको और एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रिंटिंग प्रेस को देखिए आप, जो छपाई जो होती थी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हम लोग, तो प्रिंटिंग प्रेस जब डेवलप हुआ था उसका एकमात्र उद्देश्य था कि जो ज्ञान है ज्ञान को पूरे समाज में विस्तार किया जाए। बट उसी प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से आप देखिएगा कि दुष्प्रचार प्रपंडा करते रहते हैं या गपशप जो है बेमतलब का गपशप भी जो है देते रहते हैं। हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे, बहुत सारे लोग पुराने लोग जुड़े हुए जानते होंगे, एक मायापुरी मैगजीन निकलती थी, उसका नाम ही था मायापुरी, पता नहीं आजकल निकलती नहीं निकलती है। एक बार मेरे हाथ में लग गई थी तो देखा उसे खाली फिल्मी हीरो हीरोइन का खाली फालतू गपशप उसमें निकाल रहा था। तो प्रिंटिंग प्रेस की तरह से दुरुपयोगी था। अब सिनेमा का जो आविष्कार हुआ वो बहुत बड़ी चमत्कार था, आविष्कार हुआ और उसे अपने आइडिया को अपने विचार को फैलाने का बहुत अच्छा एक पावरफुल माध्यम था और उसके माध्यम से आप स्वस्थ मनोरंजन भी कर सकते थे। लेकिन उसी सिनेमा का आप उसे दूसरे लोग दुरुपयोग करके और हिंसा का प्रचार प्रसार करके उसे कंसेप्ट को आप बढ़ा करके उसको डिग्रेड भी कर सकते हैं। रेडिएशन को देखिए, आपका जिज्ञासा बस ये आपका एक्सरे का आविष्कार हुआ। देखिए एक्सरे कैसे पैदा होती है, वैज्ञानिक जिज्ञासा थी, उससे उन्होंने एक्सरे का आविष्कार किया और बाद में आप देखिएगा कि यही एक्सरे जो है मेडिकल पर्पज के लिए लगा यूज होने। बट इसके बाद से जैसे न्यूक्लियर पावर आया है ना, वह डिस्ट्रक्शन के लिए लगा यूज होने। तो उसी तरह से आज के जमाने में देखिए रोबोटिक्स होता है, वर्चुअल रियलिटी होती है, जेनेटिक्स होता है, सबकी असाधारण क्षमताएं होती हैं। वह हमको बहुत अच्छा भी कर सकती है और या बहुत बुरा भी कर सकती है। तो अब एक बात और टूल के बारे में देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, बहुत अच्छा आपके पिक्चर बना दिख रही है में, मनी भी टूल है, बैग भी टूल है, सब दे रखा है कि द मोर पावरफुल द टूल द ग्रेटर द गुड इट ऑफर्स एंड इक्वली द ग्रेटर द इविल इट कैन इन्फ्लिक्ट। जितना जो हथियार जितना अधिक पावरफुल है वह उतना ही आपको लाभ पहुंचा सकता है और उतना ही आपका नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपका परमाणु बम है, चाहे न्यूक्लियर पावर की बात कीजिए, तो न्यूक्लियर रिएक्टर के माध्यम से परमाणु से बिजली मिलती है, लेकिन दुरुपयोग करके बम कीजिए तो बम विस्फोट होता है तो नुकसान पहुंचा सकता है। तो मतलब क्या है कि टूल का पावरफुल होना ये हमारे लिए लाभदायक भी और हानिकारक भी है। ये डिपेंड ये क्या रहता है कि हमें विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। टूल अपने आप में न्यूट्रल है, टूल के द्वारा जनरेट किया गया पावर में न्यूट्रल है। चाहे कोई टूल कोई भी रहे, छोटा सा, चाहे वो कैंची रहे या आपका फावड़ा रहे या खुरपी रहे, आप कोई भी टूल ले लीजिए या आप मशीन ले लीजिए, कोई भी आप टूल ले लीजिएगा, अपने आप में वो पावर उसका रहता है, वो न्यूट्रल रहता है, न गुड होता है न बैड होता है। उसका यूजर और यूजर का माइंड का ट्रेनिंग गुड और बैड डिसाइड करता है। तो टूल्स समझना पड़ेगा कि सारे के सारे उपकरण जो है, टूल्स जो है जो हम यूज करते हैं, चाहे वो कृषि युग के हो, चाहे औद्योगिक युग के हो, चाहे डिजिटल एज के हो, सारा का सारा एक ही टूल का उद्देश्य था कि हमारे ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की क्षमता का विकास करना, उसका विस्तार करना। टूल्स अपने आप में न्यूट्रल होते हैं, न अच्छे होते हैं न बुरे होते हैं। जो उनके द्वारा जो क्षमता होती है, जो क्षमता विकसित होती रहती है, वो भी न्यूट्रल होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये टूल का जो यूज करने का है, चाहे मिसयूज करने का है, ये हमारे माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है और हम अपना जो है कैरेक्टर के हिसाब से उसको यूज करते हैं। अब टूल अपने आप में चाहे जितना भी उसके पास पावर रहे, वो बहुत अच्छा नहीं कर सकता, बहुत बुरा नहीं कर सकता मानवता के लिए। लेकिन आप देखिएगा कि अगर इसका यूज अच्छा करते हैं तो अच्छा होगा और यूज बुरा करेंगे तो ये करेंगे। लेकिन किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, किसी भी उपकरण का अच्छा यूज करना, ये हमारे हृदय की संवेदना को निर्भर करता है। लेकिन दुर्भाग्यवश टेक्नोलॉजी हमारे हृदय की संवेदना को जगाती नहीं है। कोई साइंटिफिक नॉलेज, कोई साइंटिफिक टेक्नोलॉजी हमारे सेंसिटिविटी को नहीं जगाती है, हमारे हृदय को अच्छा नहीं कराती है। हृदय के फंक्शनिंग को, जो हार्ट का जो मैकेनिकल डिवाइस का फंक्शनिंग है, उसको तो अच्छा करती है, लेकिन जो भाव संवेदना है उसको जगाने में ये सारी टेक्नोलॉजी फेल रहती है। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने ये है। अब देखिए हम चुनौतियां क्या है, अब तक हमने क्या जाना कि टूल्स को टूल्स के रूप में यूज करना चाहिए। टूल्स अपने आप में पावर जनरेट करते हैं, हमारी क्षमता का एक्सटेंशन करते रहते हैं और पावर न्यूट्रल होता है, यूजर के ऊपर डिपेंड करता है और यूजर का कैरेक्टर यदि अच्छा है
तो उसको गुड रूप में यूज करेगा, और कैरेक्टर उसका बुरा है तो उसको निगेटिव में यूज करेगा। तो मानवता के लिए हार्मफुल भी हो सकता है, यूजफुल भी हो सकता है। अब हमारे साथ चुनौती क्या होती है कि हमारे हृदय की भाव समझना नहीं उभरती रहती है। अब देखिए चुनौतियाँ ये है कि न तो विज्ञान न तो शिक्षा जो अभी वर्तमान में हमें मिल रही है वह हमारे दिल को अच्छा बनाने के लिए कोई कंसर्न ही उनका नहीं है। चाहे वर्तमान शिक्षा प्रणाली हो या चाहे विज्ञान हो, वो हमारे दिल के अंदर भाव समझना है क्या जगती है कि नहीं जगती है, उससे वो कोई मतलब नहीं है। और कोई भी जो है चाहे साइंस हो चाहे एजुकेशन हो, हमारे अंदर दिव्य गुणों का कैसे विकास होगा इसके बारे में शांत रहती है। अब चाहे साइंस हो चाहे एजुकेशन हो, वह इस बात को नहीं देखता है कि चरित्र जो है वह मानव के विकास के लिए बेटरमेंट करने के चरित्र की बहुत अधिक आवश्यकता है। अब ज्ञान के लिए जो जिज्ञासा के लिए आप संतुष्टि के लिए आप नॉलेज के लिए ज्ञान आपका जो लगाव है प्यार है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब ये तभी अच्छा चीज हो सकती है जब आपका हृदय बहुत कोमल हो, हृदय अच्छे भाव से भरा हुआ हो, तभी आपका लव फॉर नॉलेज यूजफुल हो जाता है। टूल्स अपने आप में न्यूट्रल होते हैं, पावर न्यूट्रल होते हैं, और हमको अपने टूल को कैरेक्टर के हिसाब से यूज करना है। तो चैलेंजेस ये आता है कि कैरेक्टर को कैसे अच्छा किया जाए, अपनी भाव संवेदनाओं को कैसे उच्च किया जाए, ताकि हम जो भी टूल हमें मिला है उसको हम प्राप्त तरह से यूज कर सकें। और इसके लिए जरूरी कि हमारे अंदर विवेक होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि विवेक कैसे करेंगे। अब विवेक के आगे थोड़ा और चर्चा बाद में करेंगे। थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, इंटरनेट। जो डिजिटल एज की बात होती थी, तो डिजिटल एज का इंटरनेट को आप डिजिटल एज मान सकते हैं। तो इंटरनेट का जब जन्म हुआ तो बहुत उससे आशाएं की गई और बहुत कुछ उससे आशाओं को फुलफिल भी किया है। सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि आज इंफॉर्मेशन का पूरा फ्लो है, जहाँ से चाहते हैं आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मुझे याद आता है कि जब मैं एमएससी कर रहा था फिजिक्स से, तो लाइब्रेरी में किताबें बहुत कम हुआ करती थी, किताबें बहुत महंगी होती थी, किताबें बहुत कम रहती थी। तो जैसे लेक्चर हॉल से निकलते थे हम लोग सीधे लाइब्रेरी की तरफ भागते थे, और जो जो लड़का जल्दी से बुक इशू करा लिया, इशू करके रात को किताबों से नोट्स करते थे, क्योंकि किताबें महंगी थी, किताबों की संख्या कम थी। लेकिन आज देखिए कितनी किताबों की जानकारी आपको एक स्मार्टफोन मोबाइल में अवेलेबल है, आप बहुत कुछ आप ले सकते हैं। तो सूचनाएं सभी के पास उपलब्ध हो चुकी हैं, अपॉर्चुनिटी सबके लिए, चाहे लूले लंगड़े हो, अंधे हो, सबके लिए, अमीर हो, गरीब हो, सबके लिए आपका अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। ये हमारे जो कम्युनिकेशन का एक बहुत प्रभावी साधन बन चुका है। आप देखिए मोबाइल के माध्यम से, स्मार्टफोन के माध्यम से, कोई अमेरिका में है मुझसे बात हो सकती है, कोई जापान में उससे बात हो सकती है, घर की पड़ोसी से बात हो सकती है। वीडियो कॉल जो होता है, आप वीडियो कॉल के माध्यम से आप उससे बात कर सकते हैं, चेहरा देख सकते हैं। और यही नहीं, अपनी क्रिएटिविटी को बता सकते हैं। कल की बात बता रहा हूँ, कल मेरे घर में क्या हुआ कि मेरी लड़की ने जो है अब मेरे बेटे को फोन किया, और वो अपना ये ऑब्जर्वरशिप कर रहा है हॉस्पिटल में। तो वह हार्ट का जो है ट्रांसप्लांटेशन चल रहा था, वहाँ खड़ा करके ऑब्जर्वरशिप में देख रहा था वो। तो वहां से उसने सारा चीज डायग्राम वहां से दिखा रहा था, देखो तुम, और इशारा करके बताया कि तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, और सारा चीज उसको यहाँ से ट्रांसमिट कर रहा था कि तुम देखो कैसे हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, क्या होता है। तो न केवल वो लर्न कर रहा था, बल्कि अपनी बहन को भी दिखा रहा था क्यूरियोसिटी बताने के लिए। तो ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ संभव था। आप पुलिस के, मैं तो डिफेंस फोर्स एयरफोर्स में भी रहता हूँ मैं। अब आप पायलट से में कैसे फ्लाई होते हैं, सिमुलेटर्स रहते हैं, ड्राइविंग सिखाते हैं गाड़ियों की, फ्लाइट्स के होते हैं उसके सिमुलेटर्स होते रहते हैं। तो पुलिस की जो ट्रेनिंग होती है, सर्जन जो डॉक्टर उनकी ट्रेनिंग होती है, सब में टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के और इंटरनेट के जमाने सबको ट्रेन किया जा सकता है। अब इसके माध्यम से क्या होता है कि हम अपने संसाधनों को, समय की बचत करते हैं और रुपये पैसे की बचत करते हैं। ऐसे बहुत सारी किताबें खरीदने में आपको खर्च नहीं करनी पड़ती है, पीडीएफ है, डाउनलोड करो, पढ़ लो अपना। तो ये एक कई तरीकों से देखिएगा कि एकमात्र जो आप ये कह सकते हैं कि मानव सभ्यता के इतिहास में देखेंगे कोई एक ऐसा आविष्कार जो पूरी मानव सभ्यता को आमूलचूल परिवर्तन कर दिया, पूरे समाज को बदल डाला, तो उसका नाम इंटरनेट होगा। तो आज इंटरनेट एक ऐसा आविष्कार था जिसके माध्यम से हमारी पूरी की पूरी दुनिया बदल गई है। अब देखिए, लेकिन इसमें क्या है कि सब कुछ अच्छाई नहीं है, अच्छा के साथ बुराई भी है। अब डिजिटल वर्ल्ड की क्या क्या हार्म्स होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, इसके बाद से हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा चीज क्या है कि आपका लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस है। आज आप इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, आपका हर चीज आपको वॉच किया जा रहा है। जहाँ भी आप जा रहे हैं, जहाँ भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सब कुछ आपका रिकॉर्डिंग हो जा रहा है। तो आपका इंडिपेंडेंसी आपका जो है लॉस हो जा रहा है। और सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट है आपका अटेंशन डिफिसिट। अब बार बार आप मैसेज देखते हैं, सब कुछ देखते रहते हैं, तो जो पहले कंसंट्रेशन होता था लेक्चर हॉल में सुनने के लिए या किसी के प्रवचन सुनने के लिए, आज वो अटेंशन नहीं हो पा रहा है।
अटेंशन का अभाव होना, ध्यान का अभाव होना, आपकी क्षमता का अभाव होना, और सबसे जो आजकल सबसे बड़ी बीमारी हो गई है कि जो एडिक्शन, पहले के ज़माने में शराब का नशा परिवार को बर्बाद करता था, आजकल सेल फ़ोन का नशा जो है पूरे परिवार को बर्बाद कर रहा है। मैं इसके दावे के साथ कहता हूँ कि शराब के नशे से भी ज़्यादा घातक है तो सेल फ़ोन का नशा है, घातक है। अब आज की स्थिति ये हो गई है कि एक रिसर्च हुआ था, एक प्रेजेंटेशन में मैंने कहीं देखा सुना था कि आप जो जिस घर में जितना अधिक टेक्नोलॉजी यूज होगा उसमें उतना ही इंटेलिजेंस की कमी होगी, जितना भी है। दूसरा रिसर्च ये बताता था, 2 साल पहले की घटना बता रहा हूँ मैं, कि चाहे आप स्मार्टफोन को स्विच ऑफ ही क्यों न रखो, उसके बावजूद भी आपकी क्षमता को प्रभावित करते हैं, है ना? और आज स्थिति ये हो गई है कि लोग, भले आपका परिवार में कोई बिछुड़ जाए, लेकिन एक मोबाइल फोन नहीं बिछोड़ना चाहिए। मोबाइल फोन बिछुड़ता है तो आप अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं। और जो आपका मोबाइल फोन है, अब वो टूल नहीं रह गया, हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, मोबाइल फोन हमें यूज कर रहा है ना? अब इस पीढ़ी का डिजिटल एज में सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो रहा है कि जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं, जो इंडस्ट्रियल एज की पीढ़ी के नॉलेज में बाद में आए हुए, उनको डिजिटल कम्युनिकेशन नहीं आता है। और जो यंग पीढ़ी है, डिजिटल कम्युनिकेशन में बहुत स्मार्ट है, बट उसका इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन है, बहुत फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, वो बहुत पुअर है। तो आजकल ज़्यादा बच्चों में देखता हूँ कि उनकी एबिलिटी जो है लोगों से कम्युनिकेट करने की फेस टू फेस में, वो उतनी नहीं अच्छी नहीं होती जितना कि आज से 20-25 साल पहले हुआ करती थी। तो आजकल ये कम्युनिकेशन का भी प्रॉब्लम आ रहा है। इसके साथ-साथ एक और बड़ी समस्या आती है, मेमोरी की समस्या आती है। अब देखिए आपके सामने एक पिक्चर दिखाया हूँ मैं, तो एक तो आपका देखिए लॉस ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट एक ये है, और लॉस ऑफ जब पर्सनल कॉन्टैक्ट होता है, जिसे अब फेस जैसे अभी देखिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उपयोग तो कर रहे हैं, बट यही लेक्चर यदि मैं किसी लेक्चर हॉल में देता और सभी लोग मेरे सामने होते, तो इस लेक्चर की गुणवत्ता और उसका प्रभाव कुछ और अच्छा रहता, क्योंकि अभी आपका पर्सनल कॉन्टैक्ट लॉस हो जा रहा है। तो आज डिजिटल ज़माने में जब पर्सनल कॉन्टैक्ट लॉस होता है, तो इसके 3 दुष्परिणाम निकलते हैं। तो इसके 3 आपके ड्रॉबैक होते हैं। एक तो ड्रॉबैक क्या होता है कि आपका पावर ऑफ कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन करने की क्षमता का लॉस होता है। दूसरा चीज़ क्या होता है, ये आपको आइसोलेशन की तरफ ढकेलती है। एक आदमी से दूसरे आदमी में, एक घर में, सभी के घरों में 4-4 मोबाइल फ़ोन हो गया, 3 मोबाइल फ़ोन हो गया, और सब अपने-अपने कमरे में मोबाइल फ़ोन के साथ व्यस्त रहते हैं। कोई कॉमन एक साथ मिलकर के नहीं बात करते हैं। पहले याद कीजिए कि पहले केवल डीडी वन चलता था, एक साथ पूरा परिवार पिक्चर देखता था, वहाँ बैठ करके और चाय पानी पी करके एंजॉय करता था तो भी। उसके बाद से 20 साल के बाद से टीवी आ गया, टीवी का से स्मार्टफ़ोन आ गया, सभी अपने स्मार्टफ़ोन से, यहाँ तक कि डाइनिंग टेबल पर लोग बैठते रहते हैं, तो खाना खाते वक़्त भी स्मार्टफ़ोन ऑन रहता है। तो ये इसका एक सबसे बड़ा नुकसान क्या है, आइसोलेशन के साथ आता है कि आज का इमोशनल मैच्योरिटी जो है आपका नहीं होती। आज के दौर में देखेंगे कि उनके अंदर इमोशनल मैच्योरिटी नहीं है, जो मैच्योरिटी पहले के ज़माने में थी वो नहीं है। ये सबसे बड़ा नुकसान है, इससे उनके ऊपर, व्यक्तित्व के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अब एक और सबसे बड़ा हार्म क्या हुआ है, आप कहीं पे देखिएगा तो पहले हम लोग लेक्चर वगैरह रहते थे तो नोट्स बनाया करते थे यूनिवर्सिटी कॉलेज में। आज कहीं पर चीज़ क्या है तो उसको फोटो खींच लेते हैं। इसकी क्या ज़रूरत है, कहीं कुछ पढ़ने की क्या ज़रूरत है, इसको खींच लेते हैं, जब ज़रूरत हुई तो कर लेंगे। तो आजकल क्या हुआ है कि मेमोरी का जो है उसका अवमूल्यन हुआ है। जैसे रुपये का अवमूल्यन होता है, उसी तरह से मेमोरी का अवमूल्यन हो गया है। मेमोरी का उतना इंपॉर्टेंस बच्चे नहीं देख रहे हैं। अरे पढ़ने की क्या जरूरत है, गोल से देख लेंगे, याद करने की क्या जरूरत है, गोल से देख लेंगे। तो वह क्या हो रहा है कि वह स्मरण शक्ति को डिवोल्यूशन हो जा रहा है। और ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि स्मरण शक्ति का आपका इंपॉर्टेंस न देने से अब बच्चों के अंदर स्मरण शक्ति का विकास नहीं होता है। जब स्मरण शक्ति का विकास नहीं होता है तो इससे क्या होता है कि उनका जो इंटेलिजेंस है, उनकी जो बुद्धि है, जो नेचुरल इंटेलिजेंस है, उसमें कमी आती है। क्योंकि हमारे यहाँ देखिएगा कि ऋषि मुनियों ने इसको मेमोरी को, स्मरण शक्ति को श्रुति जैसे कहा गया, सुन करके लोगों ने सारा कुछ ट्रांसमिट किया, इसका बहुत महत्व दिया है। लेकिन आज के जनरेशन में, डिजिटल एज में, लोग मेमोरी को निग्लेक्ट कर रहे हैं कि याद करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास मोबाइल में क्या रहेगा। इसका सबसे बड़ा नुकसान एक और होता है कि लॉस ऑफ एबिलिटी टू फॉलो ए कॉम्प्लिकेटेड ट्रेन ऑफ थॉट ऑफ कम्युनिकेशन। अब जो आपका ये जो क्षमता रहती है, जो हमारे अंदर मन में जो विचार आते रहते हैं, उन विचारों की श्रृंखला को कैसे हम उसको कम्युनिकेट करें, उसकी क्षमता का भी डिवोल्यूशन होता है। और सबसे बड़ी बात क्या रहती है कि हमारे स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक पूरा जुड़े लोग हैं, आध्यात्मिक जीवन में भी
आपका स्मरण शक्ति का ह्रास होने से बाधा आती है। आदि हमारे जैसे मान लीजिए हमें मंत्र हमें याद है, हमें आरती याद है, तो याद करने से हमें बार-बार देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम उसको याद कर सकते हैं और हमारा फोकस रह सकता है। हम जो आंखें बंद करके मंत्र को उच्चारण करते हैं या उसका विजुअलाइजेशन करें हम, तो माइंड में अलग पिक्चर बनती रहती है। तो इससे क्या हुआ कि ड्यूरेशन ऑफ मेमोरी के नाते 3 चीज़ों का अपना नुकसान होता है, इसका बहुत गंभीर परिणाम हमें सभी को भुगतना पड़ रहा है। सॉरी। इसी बातों को जो डायग्राम के माध्यम से मैंने इसमें लिखा है, ये कुछ नया नहीं है। अब देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो मेमोरी में जो आपका नॉलेज प्रेजेंट रहता है और नॉलेज जो आपका जो इन्फॉर्मेशन जो सेल फोन में रहता है, ये बहुत डिफरेंट रहता है। अभी आपको जैसे कि आप ये एक्सटर्नली डिवाइस आपका सेल फोन है, उसको ऑन करके आप देखते हैं, रिट्रीव करते हैं। लेकिन माइंड में क्या रहता है कि माइंड में कोई डाटा आपने दिया, कुछ किताबों को पढ़ा आपने, माइंड में इसको स्मरण शक्ति किया आपने और जो ज्ञान आया उसको आप दोबारा याद करते हैं, तो रिकॉलिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ती रहती है। और चूंकि ये हमारे माइंड में है, ब्रेन के पार्ट जो है आपका ब्रेन का एक्टिविटी में जो सेल एक्टिवेटेड हुए हैं, उसके बाद से माइंड में जो प्रीवियस थॉट है उस थॉट को भी लिंक करता रहता है, जो आपने स्मरण शक्ति कैसे किया। तो इससे जो कॉम्प्लिकेटेड ट्रेन थॉट प्रोसेस है उसको ट्रेनिंग मिलने में आसानी रहती है। अब सॉल्यूशंस क्या है, हमारी समस्याओं का समाधान क्या है? तो सबसे पहले क्या है कि चाहे सेल फोन हो चाहे कंप्यूटर हो, हमको ये बात को हमेशा याद दिलाना पड़ेगा कि हमें ये सेल फोन चाहे कंप्यूटर है चाहे लैपटॉप अपने सामने है, ये केवल टूल है, टूल है, टूल है ना। मैंने एक 3 लाइन की कविता भी बनाया था मैंने कि डोंट बी ए फूल, इफ यू वांट टू बी कूल यूज टूल एज ए टूल। तो यदि आप मूर्ख बनना नहीं चाहते हैं और मेंटली आप शांत रहना चाहते हैं, जिंदगी शांति बनना चाहते हैं, तो हथियार को हथियार जैसे उपकरण को उपकरण जैसे ही यूज करें आप, चाहे वो सेल फोन हो चाहे कंप्यूटर चाहे कोई भी हो, न इससे अधिक इसको महत्व दें न इसको कम महत्व दें। ये हमारे लाइफ की एक्टिविटीज को फैसिलिटेट करने के लिए बनी हुई है, बट ये हमारे लाइफ के सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए क्या है कि सेल फोन और कंप्यूटर यूज को हम स्ट्रिक्टली लिमिट करें। अब मैं कह सकता हूँ कि कहना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन एक बार इस बात से कन्विंस हो जाएंगे तो स्लोली धीरे धीरे आप इस चीज को आदमी यूज कर सकता है, आप इस चीज को अपने लिमिट यूज कर सकता है। और इसके लिए एक तरीका ये है कि आप अपने लिए एक समय सीमा का निर्धारण करें कि हमें यदि मैसेज कम्युनिकेशन करना है तो 1 घंटा समय दूंगा मैं, या वॉच करना तो 1 घंटा समय देंगे, किस समय में वॉच करें किस समय में करेंगे अपना, तो इसके लिए टाइम लिमिट सेट किया सकता है। तीसरा जो सबसे आजकल के बच्चों के अंदर नहीं हो रहा है, कहीं देखी जा रही है कि आउटडोर एक्टिविटीज में वो अपने समय को व्यतीत नहीं करते हैं। और जब ये बहुत जरूरी है कि हम आउटडोर एक्टिविटी में, खेलने में, वॉकिंग में, कहीं भी जाएं, आउटडोर एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहें, ताकि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उससे दूर रहें आप, है ना। और डायरेक्टली लोगों से कंटेक्ट कर सके आप, जिसको वर्ड से कर सके हम, और लोगों का जो फिजिकल प्रेजेंस है वो उनको और आगे मोटिवेट और इंस्पायर करके और अच्छे कम्युनिकेशन स्किल को पैदा करेगा। और इसके बाद क्या है कि आप मेन्यू समय मिलने के बाद से स्विगी या जोमेटो से ऑर्डर करके मंगा लो, बट घर में खाना नहीं बनाएंगे, पहले उसका इंतजार करते रहेंगे। अब अभी मेन्यू बना करके अंदर रख दिया गया और घर में किचन में खाना बनाना नहीं होगा और हम उसके आगे करेंगे, वो मेन्यू वर्क करना बहुत जरूरी होता है। तो हमेशा टाइम ना, कम से कम 1 घंटा आधा घंटा हमें मैनुअल वर्क करना पड़ेगा, शरीर से वर्क हमें करना पड़ेगा, चाहे गार्डनिंग हो, चाहे बर्तन धोना हो, चाहे पोछा लगाना हो, कोई भी कपड़े धोना, कोई मैनुअल वर्क हमें करना है, ताकि उससे हम दूर रह पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, डोंट मल्टीटास्क। आजकल तो मल्टीटास्किंग सभी कर रहे हैं, है ना। वैसे मैं मानता हूँ कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को भगवान ने क्षमता दे रखी है, फिर भी मैं कहूंगा कि आज एक साथ कई काम न करें, क्योंकि एक साथ सब सही काम करते हैं, सभी काम से सफर करते हैं। और इसमें मैं एक ताजा एग्जाम्पल दूंगा। मैं ताजा एग्जाम्पल ये है कि अभी आप सभी ने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पॉडकास्ट हुआ था, तो उस पॉडकास्ट को भी मैंने सुना था। उस पॉडकास्ट में उन्होंने काल की क्षमता के बारे में पॉडकास्टर ने क्वेश्चन पूछा था, तो उन्होंने मोदी जी ने कहा था, आप दोबारा इसको सुनकर वेरीफाई भी कर लीजिएगा, कि मैं एक समय में एक ही काम करता हूँ। तो मेरी जिंदगी में सफलता का राज ये भी है कि मैं एक समय में एक ही काम करता हूँ, 100% देता हूँ।
तो आप मोदी जी से भी प्रेरणा लेकर के इसको इंस्पिरेशन मान सकते हैं कि हम एक समय मिलकर काम करें। जब आप लेक्चर सुन रहे हैं तो आप मेरा लेक्चर ही सुनिए, यदि मैं लेक्चर दे रहा तो मैं लेक्चर ही दूं, मैं इधर न जाऊं। ये बहुत जरूरी है। तो मल्टीटास्क के हटते हुए हमें सिंगल टास्क पर करना पड़ेगा। उसमें हमारा क्वालिटी ऑफ वर्क और नंबर ऑफ टास्क भी काफी बढ़ जाएंगे, वो आउटपुट भी अच्छा बढ़ जाएगा। ये सोसाइटी जो है बहुत फेयरफुल है, मतलब ये आपको फेयर भी करना पड़ेगा। अब चलिए दूसरे से आगे आए थी। अब डू वन थिंग एट ए टाइम ऑफ फुल कंसंट्रेशन। अब ऐसे मोदी की हमको लिखा होता है मैंने, सबसे इम्पोर्टेंट जिसको मैं फॉलो करता हूँ 100%, और नेक्स्ट बुक इम्पोर्टेंट है, रीड बुक्स। किताबें पढ़िए, जरूर पढ़िए। और इसमें क्या है कि किताबें आजकल बच्चे तो पढ़ रहे हैं, लेकिन वो बच्चे जो ब्राउजिंग करके पढ़ रहे हैं। आप इंटरनेट के माध्यम से किताब PDF डाउनलोड करके और टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको पढ़ रहे हैं, बट उसमें पढ़ने में और बुक पढ़ने में बहुत अंतर है। जहाँ तक संभव हो प्रिंट मीडिया का बुक लगेगा, बुक पढ़े आप, है ना। अब कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करना उसके लिए ब्राउजिंग के लिए सही बात है, कोई रिसर्च के लिए कोई डाटा से कलेक्ट कीजिए, सही बात है। जहाँ इसकी उपयोगिता हो सकती है वहाँ उपयोग कीजिए, मैं इसको मना नहीं करता हूँ। लेकिन जब आप पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, तो उसके लिए आप बुक जरूर पढ़िए, क्योंकि जैसे आप बुक पढ़ते हैं तो आपका उसको कल्पना जन्म देती है, इमेजिनेशन में जाते हैं, और कल्पना जब जन्म देती है तो आपका माइंड काफी एक्टिवेट होता रहता है, और उसमें आपको ट्रेनिंग ऑफ थॉट प्रोसेस होता है, वो अंदर के टूटी बदल जाता है। इसीलिए मैं कई बाद में मौका मिले तो अलग लेक्चर दूंगा मैं कि जो बुक्स रीडिंग में और इंटरनेट रीडिंग में क्या डिफरेंसेज होता है, इस डिटेल डिस्कशन बाद में करेंगे हम। तो ये बहुत जरूरी है कि आप आज की बात से कम 1 महीने में एक बुक जरूर पढ़ें, अच्छी बुक पढ़ें, और उससे आप देखिएगा कि निश्चित रूप से आपको टूल को एज ए टूल यूज करने में बहुत मदद मिलेगी, विजडम डेवलप करने में बहुत मदद मिलेगी। सीक साइलेंस एवरी डे, प्रत्येक दिन आप थोड़े दिन के लिए मौन में बैठे आप और माइंड को डिसएंगेजमेंट करें, बाहरी संसारों से हट करके अंदर के संसार में जाएं, और बाहरी संसार हटा करके और आप शांत की तरफ जाएं। इससे क्या होगा कि आपको मन को दूसरी तरफ, ईश्वर की तरफ जोड़ने में आपको मदद मिलेगी। और हमें विजडम को ज्यादा देखिए, इन्फॉर्मेशन की तुलना में इन्फॉर्मेशन की अपनी विशेषता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है वो विजडम नहीं है। चीनी मीठी है, ये हमारे लिए इन्फॉर्मेशन है, पर चीनी कब खा रही, चीनी नहीं कब खानी है, ये हमारे लिए विजडम की बात रहती है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम विजडम को कैसे करें, है ना। तो विजडम के लिए मेरा अपना जो व्यक्तिगत अनुभव है, अब कोई आप में से जिज्ञासु लोग पूछ सकते हैं कि आप राय साहब ये बताइए कि विजडम की वृद्धि कैसे करें हम। चलिए, हमने इन्फॉर्मेशन की वृद्धि कर दिया, नॉलेज की वृद्धि कर दिया, क्या ऐसा कोई तरीका जिससे कि हम विवेक की वृद्धि कर सकते हैं? तो मेरा जो साहित्य का अध्ययन रहा है, जो व्यक्तिगत जीवन का अनुभव रहा है, तो इतना मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि आप सभी गायत्री मंत्र का पाठ करें, और सस्वर मन से आप मनन करें आप, और गायत्री मंत्र का पाठ करने से गायत्री को विवेक की देवी मानते हैं, और इसका आप अनुभव कीजिएगा, और आप गायत्री मंत्र का पाठ करके खुद अनुभव कीजिएगा कि आपके अंदर विवेक का पहले से विवेक में वृद्धि हो रही कि नहीं हो रही। क्योंकि मैं ये साइंटिस्ट ये बात कर रहा हूँ मैं कि जब मैं गायत्री मंत्र का पाठ नहीं करता था, जब गायत्री मंत्र का पाठ करना शुरू किया हूँ मैं, तो मैं व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूँ कि मेरे अंदर पहले से विवेक के अंदर वृद्धि हुई है। और साइंस ये कहता है कि यदि मिथिलेश कुमार राय ऐसा कर सकते हैं, तो वंदना देवी यदि रिपीट करेंगे तो वो भी कर सकती हैं, सत्ता देवी चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि साइंस ये कहता है कि यदि एक्स के साथ ट्रू है तो वाई के साथ भी ट्रू होगा, यदि वाई के साथ ट्रू नहीं है तो थ्योरी गलत है। तो इस थ्योरी को लागू करने के लिए आप सभी एक्सपेरिमेंट करें, गायत्री मंत्र का पाठ करें, जप करें, मनन जप करें आप, और देखिए कि आपका विजडम डेवलप होता है कि नहीं होता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा। निष्कर्ष रूप में ये कहते हैं, जो मैंने कहा, जो रियल वेलफेयर है हम सभी का जो है, वह चीजों को प्रॉपर यूज करने में है, और गलत चीजों का यूज करने से हमें दुर्भाग्य होता है, चाहे वो वाणी का हो, चाहे वो बुद्धि का हो। बुद्धि का भी आज का बहुत दुरुपयोग हो रहा है, वाणी का भी बहुत दुरुपयोग हो रहा है, आंख का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। हमें याद आता है, आप सबने देखा गांधी जी का एक आता था, पहले 3 पिक्चर आता था बंदरों का जो है, कि बुरा मत बोलो, और इसी चीज को गांधी जी भी कहते थे, प्रॉपर यूज ऑफ टूल्स। बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। तो इसी चीज को गांधी जी के 3 बंदर के आगे मैं एक चौथा बंदर जोड़ता हूँ अपनी तरफ से, बुरा मत सोचो, है ना। तो माइंड की तरफ से जाता हूँ मैं। तो यदि आप तो विवेक को जन्म देगा, तो आप बुरा मत देखिए, मतलब प्रॉपर यूज कीजिए आप आंखों को, बुरा मत सुनिए, प्रॉपर यूज कीजिए आप कानों का, और बुरा मत बोलिए, ठीक है। तो आप वाणी का सदुपयोग कीजिए,
और बुरा मत सोचिए, माइंड का अपना उपयोग कीजिए। और ये चीज़ जो है चाहे वो आदमी गुफा में रहता था या चाहे इंडस्ट्रियल एज में रहता था या नॉलेज एज में रहेगा, चाहे आने वाला एज जो आध्यात्मिक क्रांति आ रही है, मैं तर्क के माध्यम से इस बात को निष्कर्ष पे पहुंच सकता हूं मैं कि नॉलेज रिवॉल्यूशन, नॉलेज इकोनॉमी के बाद से जो आने वाला समय है वह स्पिरिचुअल आध्यात्मिक क्रांति के माध्यम से आध्यात्मिक युग आ रहा है। तो ये इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी के विचार आमंत्रित करता हूं मैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट है, द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू नॉट स्टॉप क्वेश्चनिंग, क्यूरियोसिटी हैज इट्स ओन रीजन फॉर एग्जिस्टिंग। आप मुझसे प्रश्न पूछें, बट प्रश्न इसलिए पूछें कि आपकी जो जिज्ञासा है अपनी क्षमता बस उसको बताने की कोशिश करूंगा मैं। और आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं भी इससे लाभान्वित होगा। जी नरेंद्र भैया बोलेंगे। जी मिथिलेश भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम जी भैया, प्रणाम प्रणाम। टॉपिक बहुत ही अच्छा था और अपने हमारे दिल को नहीं मस्तिष्क को छुआ, ऐसा टॉपिक आपने चुना, जो कि मुझे लगता है आज इस सभागार में उपस्थित सभी लोगों के लिए बड़ा ही प्रासंगिक टॉपिक आपने चुना। मैं उन तथ्यों को, उन वक्तव्यों को रिपीट नहीं करूंगा। मेरा यह छोटा सा सेशन मैं प्रयास करूंगा 5 मिनट से अंदर वाइंड अप कर लूं। आपकी बातों को ही मैं सारांश के रूप में, एक समीक्षा के रूप में, या अगर कुछ छूट गया है, ऐसे आपने कुछ छोड़ा नहीं हमारे लिए, फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि हमारी कहाँ गुंजाइश है, उन पहलुओं को कवर करूंगा। आज का युग डिजिटल है। बुद्धिमत्ता, जैसा सर ने एक्सप्लेन किया कि क्या डिजिटल युग है और क्या बुद्धिमत्ता है, इस विषय को मैं व्याख्यान के तहत नहीं ले रहा हूं। मैं मान रहा हूं कि सर ने बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया और ये हम मान के चल रहे हैं कि डिजिटल ने हमारे जीवन को किस तरह से परिणत किया है और क्या आगे परिणत करेंगे, इसके प्रभाव और कुप्रभाव से हम बिल्कुल जान चुके हैं। इसके क्या प्रभाव होंगे सर ने बिल्कुल विस्तार में बताया। आज जहाँ की सूचना और तकनीक हर तरफ उपलब्ध है, आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास सूचनाओं का तो ओवर डोज है। अब यहाँ वास्तव में इस तकनीक का हम सही उपयोग कर रहे हैं या नहीं, ये सवाल बनता है। इस डिजिटल युग में बुद्धिमानी से जीने के लिए हमें न केवल तकनीक को अपनाना है, बल्कि इसे संतुलित और विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग भी सीखना है। मिथिलेश सर का यही था कि विवेकपूर्ण करना और संतुलित करना है। ऐसा नहीं कि जैसे सर बोल रहे थे कि मल्टीटास्किंग, खाने के टाइम या किसी से बात कर रहे हैं तो इधर चैटिंग चल रहा। तो आज जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ जिस्ट के रूप में, तो इस डिजिटल युग में सफल और जागरूक, आप सीधे खारिज कर दें कि मैं डिजिटल युग में नहीं, हम पौराणिक काल में जाना चाहते हैं, आदि काल में, तो ये तो खैर संभव नहीं है। आपको जीना तो इसी में है जो युग है। तो कैसे जागरूक रह सकते हैं, इसके लिए मैं कुछ सिद्धांत के रूप में टू द पॉइंट, ताकि क्रिस्प रह सके, बताऊंगा। सबसे पहला जो आज नेट पर है वो जानकारी, तमाम जानकारी है। आप जो सोच भी नहीं सकते वो भी आप गूगल कीजिए, वो आ जाएगी। इस जानकारी को हमें ज्ञान में बदलना है। इंटरनेट पर अपार जानकारी, आप गूगल कीजिए, जेमिनी कीजिए, कहीं भी कीजिए। अब यह आवश्यक नहीं है कि जो भी जानकारी है वो आपके लिए उपयोगी है क्या। सपोज मैं कोई रील देख रहा हूँ, किसी का डांस देख रहा हूँ, तो मेरा क्या कैरियर आगे डांस क्षेत्र में है क्या, कोरियोग्राफर बन रहा हूँ क्या, डांस करने जा रहा हूँ क्या, तो मेरे लिए क्या प्रासंगिक है। मनोरंजन है तो मनोरंजन में 24 घंटा में कितने समय के लिए दिया हूँ। लोग कहते हैं कि मुझे अपने शरीर के लिए नहीं टाइम मिलता, मस्तिष्क के लिए नहीं मिल रहा, लेकिन मनोरंजन के लिए मिल रहा है। तो अगर हम नृत्य क्षेत्र में ही जाना चाहते हैं, मनोरंजन क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कहने का मेरा मतलब यही है कि जानकारी तमाम है, हमें सेलेक्ट करना है कि ये ज्ञान हमारे लिए यूजेबल हो रहे हैं क्या, मार्केटेबल हो रहे हैं क्या। तो ये सही तरीके से समझकर हमें अपने जीवन में लागू करना है, वही सच्चा ज्ञान है। कुछ भी न्यूज़पेपर तो इतना मोटा मोटा होता है, हम लोग क्या पहले पूरा न्यूज़पेपर पढ़ते थे क्या, सिर्फ एडिटोरियल या जिसके जो विषय का होता था। तो मैं यहाँ यह भी कहते चलूंगा, जो सर हमेशा कहते हैं कि क्या टेक अवे है, तो टेक अवे के रूप में भी क्या करना है, डूज, तो तथ्यात्मक जानकारी को ही अपनाएं, यानी कि जो सपोर्टेड विथ एविडेंस हो, डॉक्यूमेंट हो, रेफरेंस हो, रेफरल हो। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी बोल के चला गया और हम उसको तथ्य ही मान लें।
यहाँ आज मतलब 90% ऐसी संभावनाएं होती हैं जो अनावश्यक और भ्रामक सूचना होती है, तो इससे हमें बचने की आवश्यकता होती है। ये डिजिटल युग का ही मैं बता रहा हूँ। और अपनी समझ को, जो हमारी बुद्धिमत्ता है, विजडम है, जो टाइटल है, इसके लिए हमें प्रामाणिक स्रोत से जानकारी प्राप्त करना है। अगर ढूंढना ही है तो ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए, पुस्तक आज भी है, उनके पीडीएफ भी अवेलेबल है। रैदर की कोई भी वक्ता कुछ भी बोल के चला गया, उसमें शुद्धि की संभावना है। यहाँ मैं यह भी बोलूंगा कि क्या हमें नहीं करना है, तो बिना जांचे परखे इस डिजिटल युग में किसी भी खबर या पोस्ट को एटलीस्ट साझा न करें। कुछ भी मिला और सीधा, जो कि हम व्हाट्सएप पे कर देते हैं, वो किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ, आईटी प्रोफेशनल के साथ बनाया गया है। भोले भाले उठाते हैं और सीधा फॉरवर्ड कर जाते हैं। तो केवल मनोरंजन की सामग्री तक ही सीमित न रहें, ज्ञानवर्धक चीज भी पढ़ें। आज ऑडियो भी अगर पढ़ नहीं पाते हैं तो सुनिए, ऑडियो अवेलेबल है। नेक्स्ट है स्मार्ट हमें बनना है। स्मार्टफोन तो हम यूज कर रहे हैं, लेकिन स्मार्ट नहीं बन पा रहे हैं। और इसके साथ ही जो सर ने बोला कि हम असंवेदनशील हो गए हैं, या कई लोग अति संवेदनशील हो गए हैं, हमारे स्पेशली संतान की कैटेगरी, जो अगली पीढ़ी है, जेनेक्स है, ये अति संवेदनशील हो गए हैं। तो हमें अति संवेदनशील नहीं रहना है, स्मार्ट रहना है और संवेदनशील रहना है। यानी कि स्थितियों को, इस ऑनलाइन दुनिया में हम अक्सर अपने विचार और भावनाओं को व्यक्त करते हैं। फेसबुक में डाल दिए कोई भी फोटो और देखते हैं कि कितना लाइक हुआ, कितना डिसलाइक हुआ, क्या कमेंट। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि अपनी बात जो हम कह रहे हैं, इसके साथ साथ दूसरे की भावना भी वो हमारे सम्मान करें। आपकी बात हो सकता है वो डिसलाइक, दूसरे को लाइक न अच्छा लगे। तो यहाँ करना है कि ऑनलाइन बात में हमें शिष्टाचार रखना है। जैसे अभी सर बोल रहे हैं, सर हमसे सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, तो जो शिष्टाचार वो ऑनलाइन में भी रखना है। उनके किसी भी भावना को आहत ना पहुंच जाए, इस चीज के ध्यान रखना है। कोई ठेस पहुंचने वाली बात, कोई ऐसा कमेंट हम दे दें, इससे बचना है। और स्पेशली जो हम आलोचना करते हैं, किसी के क्रिटिक्स कर देते हैं, जो कि उसके असहमति दिखाता ही है, और उसके सम्मानजनक तरीके अगर कहना ही है। जैसे सर ने पूछा, हम सर से बात करेंगे, जैसे स्लाइड में बोला, जस्ट उदाहरण बोल रहा हूँ सर। जैसे सर हमेशा आमंत्रण देते हैं कि अगर कोई स्लाइड प्रेजेंटेशन में कमी है, तो मेरे हिसाब से, जो मैं स्वयं फॉलो भी करता हूँ, किसी भी स्लाइड में मैक्सिमम 5 लाइन्स होने चाहिए, और हर लाइन्स में नॉट मोर देन 5 वर्ड्स होने चाहिए। ये आज का मतलब एक सेटअप है, ठीक है सर। तो अब ये हमारे ऊपर है कि मैं कैसे बोलता हूँ, है ना सर। तो अगर ये बोलना है तो इसको एक सम्मानजनक तरीके, क्योंकि आप वेलकम करते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ और पब्लिकली आप इसे इस तरीके से न लें। अब किसी भी बात को, जो हम डिजिटल एज की बात करें, तो सम्मानजनक हो, अगले को हिट न कर जाए कि हमें ईगो को हर्ट कर रहा। अब इसमें क्या है कि हमें बिना सोचे समझे एकदम स्पॉन्टेनियस बनने के चक्कर में, प्रोएक्टिव होने के लिए कुछ भी हम तुरंत टिप्पणी कर देते हैं, और किसी को ट्रोल या साइबर बुली हम करने लग जाते हैं। यहाँ भी वहां भी 50 जगह डालते। ये सबसे बचना चाहिए, और हमें गति से अधिक गुणवत्ता को, जैसे हम टाइपिंग जब सीखे थे, तो सबसे पहला हमें यही बोला जाता है कि आप एक्यूरेसी सीखिए, ना कि स्पीड। जब एक्यूरेसी सीखेंगे तो स्वयं स्पीड आ जाएगा। यही चीज ड्राइविंग में आता है, और यही चीज हमारे डिजिटल युग में भी आता है। हमारी गुणवत्ता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कितना तुरंत, जैसे सर ने बोला और हमने हैंड रेज किया और बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक रहा है। इस पर मैं बहुत विस्तार गहन अध्ययन ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। इसलिए ये दिखाने के लिए नहीं कि स्पॉन्टेनियस में किसी विषय पर बोल सकता हूँ, मेरा ऑलरेडी गहन अध्ययन है डिजिटल पर। तो यहाँ हमें यह करना है कि कोई भी पोस्ट हो या कमेंट है, तो इससे पहले सोचना है, और अधूरी जानकारी के आधार पर हमें कोई निर्णय नहीं ले लेना है। कोई बोलते हैं नीम हकीम खतरे जान, इस तरह की नहीं होता है। धीमा हो लेकिन गहरी समझ अपने अंदर विकसित करना है। जैसे सर जब भी बात करते हैं, संयोग से संडे को सैटरडे करते हैं, कई वर्किंग डे हो जाते हैं। आज मुझे पूरा समय मिला और पूरा समय गौर से सुन रहा हूँ, क्योंकि सर की बातों सुनने से मेरे अंदर समझ विकसित होता है, भले ही धीमा। ऐसा नहीं कि अभी मैं आंख बंद करके सर की बातों को सुन रहा था, एकदम गौर से सुन रहा था कि कहाँ कहाँ क्या बताना चाह रहे, किस चीज को स्टिमुलेट कर रहे हैं, मेरे अंदर के भावनाओं को या ट्रिगर कर रहे हैं। तो ये बहुत धीमी प्रक्रिया है,
अब यहाँ बिना पूरी जानकारी के कोई जल्दीबाजी में निर्णय नहीं ले लेना है कि नहीं कोई बोल दिए कि इतना पानी पी लो, इतना ये कर लो और फटाक से करने लगे। तो यहाँ ये चीज बिना सोचे समझे हमें डिजिटल युग में पोस्ट नहीं करना। 2 पॉइंट और मात्र मैं कवर करूंगा। सोशल मीडिया का जो टूल है, जो सर बार बार बोल रहे हैं कि ये उपकरण है, इसे मात्र उपकरण ही माना जाए। यह हमारे जीवन का उद्देश्य या मकसद या लक्ष्य न बन जाए। जैसे इतना ओवर रेट हम न कर दें, इतना तवज्जो हम न दे दें। इसका सही उपयोग हमें बढ़ा सकता है, और वहीं अगर हम इसका उपयोग सिर्फ कर रहे हैं तो इसके हम गुलाम भी बन सकते हैं। यह भी खतरा है, जोखिम है। तो हमें मानसिक रूप से थका देता है। तो देखते ही होंगे आप कि कुछ काम कर लिए, देखे कि चलो मोबाइल कर लेते हैं। मैं खुद बोलता हूँ, जब अकेला में था 8 से 10 साल पहले, दूसरे जगह में पोस्टेड जब था, तो मैं बैंक से आता था, मोबाइल लेता था। कब आधा घंटा से 1 घंटा बीत जाता था, लगता था कि थकावट दूर कर रहा हूँ, लेकिन थकावट दूर नहीं होता था, मैं और थक जाता था। तो इस लेवल पर न जाए कि इंटरटेनमेंट से लेके वो थका दे कि अब कोई कार्य करने के योग्य रहे ही नहीं। तो यहाँ अपने विचारों नरेंद्र जी, थोड़ा क्षमा चाहूंगा मैं, किसी दूसरे को भी मौका दीजिए, ठीक है? और आपकी बातें को मैंने नोट किया मैं, और पीपीटी में मैं ध्यान दूंगा मैं, ठीक है? तो एक मिनट में बात को संक्षिप्त कीजिए। और मेरे साथ मेरे प्रीवियस कमांडर भी, कमांडर रजनीश सर जुड़े हुए हैं, चेहरा दिखाई पड़ रहा है, तो उनको मैं आमंत्रित करूंगा। मैं पहली बार जुड़ रहे हैं, उनके विचार को भी जानूंगा मैं, ठीक है? ठीक है सर। आप 1 मिनट समराइज कर लीजिए, आई विल नॉट एब्रोटली, ठीक है? 1 मिनट समराइज कीजिए 1 मिनट में। तो हमारी आज डिजिटल एज में बहुत ही बुद्धिमान रहने की जरूरत है। और मैं फिर से मिथिलेश सर के यही पॉइंट, जो टूल है मात्र उपकरण है, उपकरण की ही भांति उसे समझा जाए। जैसे इससे पहले भी कई उपकरण हमारे जीवन में आए थे, रेडियो, टेप रिकॉर्ड और टीवी, इस तरह से तमाम किस्म के आए थे। उपकरण थे, आज साइड हो गए, कल होके निश्चित आप ये तय मान के चलिए कि 2 से 4-5 साल के अंदर ये स्मार्टफोन भी हट जाएंगे। ये अल्टीमेट वर्जन ऑफ द टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इन्हें उसी दृष्टि से देखना चाहिए। ये भी जाने वाले हैं स्मार्टफोन, लेकिन इसके चक्कर में हमारे जीवन, हमारे कैरियर, हमारे रिलेशन न चले जाए, तो यहाँ बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है। फिर मैं विस्तार में कभी बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश सर और सभी आगंतुक यहाँ सभागार में उपस्थित लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, प्रणाम। मिथिलेश भैया को भी प्रणाम। जी भैया, आप किनको बोल रहे थे बुलाने के लिए? रंजीत कुमार भैया हैं? मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, हम अगर मेरी आवाज आ रही हो मिथिलेश जी आपको? जी जी, प्रणाम, स्वागत है। हाँ, जी जी, बोले जी। हाँ, मिथिलेश जी प्रणाम। मिथिलेश, उनका शायद नेटवर्क चला गया, अच्छा इसलिए वो अच्छा शायद रिज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा नेटवर्क अच्छा चला अच्छा, गया। कोई बात नहीं। मैं पहली बार, उन्होंने बहुत बार रिक्वेस्ट किया था, तो आज मैं पहली बार इस ऑनलाइन प्रोग्राम में मैंने ज्वाइन किया है। मेरे साथ वो पहले भी काम किए हैं। बेलगाम में मुझे भी अवसर मिला उनके साथ काम करने का, और इंटेलेक्चुअल आदमी है ये। प्रशिक्षक हैं, उन्होंने इंस्ट्रक्टर का जॉब बहुत दिनों तक किया था, और जितने भी वायु सैनिक हैं उनको प्रशिक्षण देने का काम किया था। तो जहाँ तक आज का जो विषय था, जो बेसिकली जो इंटरनेट से रिलेटेड और इसके जो इफेक्ट एंड इल इफेक्ट्स जो हैं हमारे समाज पे, उसके ऊपर उन्होंने विस्तार से चर्चा की थी। उन्होंने लगभग, जैसे नरेंद्र जी ने बोला, उन्होंने लगभग सारे के सारे पॉइंट्स उन्होंने कवर कर लिए हैं। बहुत अच्छे तरीके से नरेंद्र जी ने भी कवर किया है। थोड़ा बहुत पॉइंट्स को मैं भी ऑगमेंट करूंगा, मेरी तरफ से सप्लाई करूंगा। कि मुझे जहाँ तक लगता है कि पहली चीज़ कि मुझे हमें ये मानना पड़ेगा कि कमिंग जनरेशंस जो है, दे आर वेरी स्मार्ट टेक्निकली, दे आर मच मोर सुपीरियर देन अस, एंड हमें उनके ऊपर में फेथ रखना पड़ेगा। वी शुड कीप फेथ ऑन देम कि दे आर द फ्यूचर जनरेशन, दे आर द फ्यूचर सिटीजन, दे आर द फ्यूचर लीडर ऑफ आवर कंट्री। अगर आपको याद हो कभी, जब 2000 के आसपास Y2K प्रॉब्लम आ रहा था, जिसमें लोग बोल रहे थे कि क्या हो जाएगा कंप्यूटर के अंदर में, कुछ ऐसी चीज हो जाएंगे कि जब सारे के सारे जहाँ कहीं पे भी इंटर बैलिस्टिक मिसाइल्स, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स रखे हुए हैं, कंप्यूटर क्रैश कर जाएगा, वही सब जो बहुत सारी चीजें चल रही थी। Y2K की प्रॉब्लम अगर आपको याद हो तो आज से 20-25 साल पुरानी बातें। इट हैज बीन वेरी सक्सेसफुली, इट हैज बीन टैकल्ड।
डाउन द लाइन अभी भी आप देखें कि पिछले विगत 10 वर्षों में जब ये स्मार्टफोन जब हमारे हाथ में आया 2014-15 के बाद, जब मैं कह सकता हूँ जब रियल जब डाटा जब बहुत सस्ता हुआ है, दिस इज द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी। प्रजातांत्रिकरण हुआ है टेक्नोलॉजी का, जिसके कारण से हमारे और सबके हाथ में टेक्नोलॉजी आ गई है। संभवतः थोड़ा सा मिसयूज हुआ होगा, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि बहुतों के जिंदगी को इसने टच किया है। गांव में जहां पे सुदूर गांव में जो बाल बच्चे जिन्हें क्या कहते हैं ट्यूटोरियल्स नहीं थे, अच्छे वीडियोस नहीं मिलते थे, लोग एक दूसरे को जान नहीं पाते थे, आज इंटरनेट के माध्यम से नहीं वो सिर्फ वो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं, वे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स को देख भी पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं। तो ये डेफिनेटली इट इज ए गुड टूल इन आवर हैंड। वी शुड ट्राई टू एक्सप्लॉइट दिस टूल फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, बट फॉर बेटरमेंट ऑफ द सिविलाइजेशन rather than। इनफैक्ट किसी भी चीज में कभी भी देखेगा तो किसी भी चीज के दो पहलू हमेशा रहे हैं, अच्छा पक्ष रहा है और बुरा पक्ष रहा है। इसका तुलनात्मक अध्ययन हमेशा चलता रहेगा, और हम जैसे नागरिकों का यह काम है कि हम इसके अच्छे पक्ष को आत्मसात करें, लोगों को बताएं कि किस तरह से इस टेक्नोलॉजी से हम अपने आप को लाभान्वित कर सकते हैं, किसी तरह से दूसरे को गाइड कर सकते हैं हम, और उसको आपकी प्रेरणा दे सकते हैं। तो मैं इसे ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इंटरनेट इज रियली ए ब्लिस फॉर ऑल ऑफ अस। वी शुड टेक द पॉजिटिव पार्ट ऑफ इट, डेफिनेटली नेगेटिव एस्पेक्ट्स आर आल्सो देयर। हमें इसका गुलाम नहीं बनना चाहिए, डेफिनेटली इसके इफेक्ट्स भी हैं, और आजकल लोग इसके साथ चिपक जाते हैं। डेफिनेटली ये इसका एक बुरा पहलू है, लेकिन जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं इमोशनली, वी आर बिकमिंग मोर मैच्योर, वी शुड नो हाउ टू डील दिस टेक्नोलॉजी, हाउ टू deal the internet and how to deal with the information, and use this information for our betterment, for the betterment of the human being, for betterment of the civilization and the nation rather than। So मिथिलेश जी दिख तो नहीं रहे हैं, अगर सुन रहे होंगे मिथिलेश, हाँ अगर मिथिलेश जी हैं, हाँ हाँ मिथिलेश जी, उनका इंटरनेट अभी भी है कि नहीं पता नहीं। कोई बात नहीं है। सर मैं लेकिन बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। मैं एक्चुअली मैं लैपटॉप प्रॉब्लम हो गया, फिर मोबाइल से जुड़ गया मैं। अच्छा कोई बात नहीं मिथिलेश जी, आपका बहुत सराहनीय काम है। आप मतलब कहते हैं ना कि सतत आप लगे हुए हैं इस प्रयास में, और बहुत अच्छा आपका रहा है। आपका पुराना जो एक्सपीरियंस भी है, आप एक अच्छे वक्ता हैं, और हम लोग एक अच्छे श्रोता बनने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मिथिलेश जी। आप एक नई सोच को लेके चल रहे हैं, भले ही कुछ कम ही लोग हैं, मुट्ठी भरी लोग हैं, लेकिन आप उसको जरूर आप इंस्पायर करते हैं कि आए जुड़ें, और एक नया थॉट आप करते हैं। लेकिन जानते हैं मिथिलेश जी, कुछ कभी कभी मुझे ये लगता है कि जो आपके विचार